नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। चूहे और छुछुंदर से फैलने वाली बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफाइस रोग पर सरकार ने जारी की एडवाइजरी। किसानों में इस रोग के फैलने का खतरा रहता है अधिक। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सरकार चला रही है संचारी रोग नियंत्रण अभियान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने की लाल भिंडी की नई किस्म काशी लालिमा विकसित। लाल भिंडी की नई किस्म हरी भिंडी के मुकाबले है ज्यादा फायदेमंद। काशी लालिमा कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का खतरा करती है कम। किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है इसकी खेती। बिहार सरकार राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के साथ साथ कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए दे रही है सब्सिडी। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के अंतर्गत कुल 82 करोड़ 25 लाख रुपए की योजना को दी गई है स्वीकृति। किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है बांस की खेती। बांस यानी ग्रीन गोल्ड की खेती पर सरकार की ओर से दी जाती है 50% तक की सब्सिडी। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। चूहे छुछुंदर से फैलने वाली बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफाइस रोग पर सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। किसानों में इस रोग के फैलने का खतरा अधिक रहता है क्योंकि खेतों में मौजूद चूहे से ये किसानों के शरीर में प्रवेश कर जाता है। सरकार 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चला रही है। चूहे से लेप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफाइस रोग फैलता है। ये ओरेटिया सुगामुशी नाम बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक्यूट रोग है। ये कीट झाड़ी या नमी वाले स्थान पर पाया जाता है। ऐसे ही स्थानों पर चूहे भी रहते हैं, इसी वजह से ये चूहे में फैल जाता है। वहीं चूहे से फिर खेत में काम कर रहे किसानों में भी ये रोग फैल जाता है। लेप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफाइस से संक्रमित कोई कीट जब किसी को काटता है तो 6 से 21 दिन के अंदर उसके शरीर में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। इस दौरान शरीर में बुखार, तेज ठंड, जी घबराना, सिर दर्द आदि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में सरकार ने इस गंभीर रोग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। इससे बचाव के लिए किसानों को पूरी बाहों वाले कपड़े पहनने चाहिए। वहीं खेत से घर लौटने के बाद कपड़ों को जरूर धो लें। घास या धरती पर नहीं लेटना चाहिए। घर के आसपास चूहे ना पलने दें। इन नियमों का पालन करने से रोग की चपेट में आने से बचा जा सकता है। और आजकल बाजार में लाल भिंडी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लाल भिंडी हरी भिंडी के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा किसानों को बाजार में इसकी कीमत हरी भिंडी की तुलना में अच्छी मिल जाती है, जिसके चलते किसानों के लिए भी इसकी खेती मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा लाल भिंडी की किस्म का विकास किया गया है। इस किस्म का नाम है काशी लालिमा। इस किस्म की फलियों का रंग बैंगनी लाल होता है, जिसकी फली की लंबाई 11 से 14 सेंटीमीटर होती है। सामान्यतः इस किस्म के पौधे पर लगभग 20 से 22 फलियां लगती हैं। प्रति हेक्टेयर औसतन 14 से 15 टन की उपज प्राप्त की जा सकती है। कृषि वैज्ञानिकों ने जारी की सलाह लाल भिंडी में उचित मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जो शरीर के ऊतकों में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को पूरा करता है, जिससे कोशिकाएं नष्ट नहीं होती हैं। हरी भिंडी की अपेक्षा लाल भिंडी में पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है। काशी लालिमा में फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो गर्भ में पल रहे बच्चों के मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक होता है। इस भिंडी का नियमित सेवन करने पर कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है, जिससे इसकी बाजार मांग भी बढ़ी है, जिसका लाभ किसानों को इसके अच्छे भाव के रूप में मिल रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम NSC द्वारा काशी लालिमा के बीज को ऑनलाइन बेचा जा रहा है। NSC द्वारा अभी इस किस्म के बीज पर 40% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जिसके चलते किसान अभी काशी लालिमा किस्म के 100 ग्राम बीज का पैकेट मात्र 45 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं।
और आज के समय बाजार में बुआई से लेकर कटाई और उसके बाद फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध हैं। इन कृषि यंत्रों की कीमत अधिक होने के कारण किसान ये कृषि यंत्र खरीद नहीं पाते हैं, जिसको देखते हुए सरकार किसानों को इन कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी उपलब्ध कराती है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के साथ साथ कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए सब्सिडी दे रही है। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के अंतर्गत कुल 82 करोड़ 25 लाख रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत सरकार इस वर्ष किसानों को 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देगी। इसमें खेत की जुताई, बुआई, निकाई गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी तथा औद्यानिकी से संबंधित कृषि यंत्र शामिल हैं। इसके अलावा सरकार SMAM योजना के अंतर्गत इस वर्ष 104 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से कृषि यंत्रों के साथ कस्टम हायरिंग केंद्र, कृषि यंत्र बैंक एवं स्पेशल कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए भी अनुदान देगी। सरकार द्वारा इन कृषि यंत्रों पर इकाई लागत का 40 से 80% तक का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को इन कृषि यंत्रों पर अनुदान यंत्र के प्रकार एवं किसान वर्ग के अनुसार दिया जाएगा। बिहार के किसान दोनों योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट www.farmec.bis.nic.in पर दिनांक 5 अप्रैल को 2 बजे से अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मई 2024 है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बांस की खेती किसानों के लिए काफी मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। इसे एक बार लगाने में मेहनत तो लगती है और फिर आराम से मुनाफा भी मिलता रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि बांस को किसी भी तरह की जमीन में उगाया जा सकता है। वहीं बांस की खेती पर सरकार की ओर से 50% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। बांस को ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना भी कहा जाता है। बाजार में इसकी डिमांड भी खूब रहती है। बांस को लगाना काफी आसान है। सबसे पहले इसके पौधे को नर्सरी से लाएं, उसके बाद इसकी रुपाई कर दें। इसमें यह ध्यान दें कि रुपाई के लिए गड्ढा 2 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा हो। वहीं इसके लिए जमीन तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। बस ध्यान रहे कि मिट्टी बहुत अधिक रेतीली ना हो। रुपाई के बाद आप इसमें गोबर से तैयार खाद का इस्तेमाल करें। पौधे लगाने के बाद 1 महीने तक हर रोज पानी दें। बांस का पौधा बंजर जमीन में भी लगा सकते हैं। इसकी खेती में ज्यादा खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। इसके पौधे लगाने के 3 महीने बाद पौधा बढ़ने लगता है। वहीं 4 साल में ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। भारत सरकार ने भी बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2006 में बांस मिशन शुरू किया था। इसकी खेती पर सरकार द्वारा 50% तक सब्सिडी भी दी जाती है। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन की आधिकारिक वेबसाइट nbm.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बांस को कई तरह के कामों में उपयोग किया जाता है। सजावटी वस्तुओं से लेकर कार्बनिक कपड़े बनाने तक के लिए बांस का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खेती करने की सबसे अच्छी बात यह है कि कटाई के बाद भी ये दोबारा बढ़ जाता है। और रबी फसलों की कटाई चल रही है और जल्द ही खेत खाली हो जाएंगे। ऐसे में किसान इस बीच खाली खेत में बहुत सी फसलों की खेती करके काफी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी किसान मूंग, मक्का, लोबिया, फ्रेंच बीन, चौलाई, लौकी, खीरा, मूली, तुरई और भिंडी इत्यादि की खेती करें तो इससे काफी बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। खास बात यह है कि ये फसलें लागत पर काफी अच्छी पैदावार दे सकती हैं और इसकी मांग भी बाजार में बनी रहती है और इसके भाव भी बेहतर मिल जाते हैं। किसान खाली खेत में मूंग की खेती करके बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मूंग एक दलहन फसल है जिसकी मांग बाजार में बनी रहती है। इससे मूंग की दाल भी बनाई जाती है। किसानों को रबी व खरीफ के बीच के समय में मूंग की खेती अवश्य ही करनी चाहिए। मूंग की खेती का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इसकी खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। वहीं दूसरा लाभ ये है कि जब खेत खाली रहते हैं तब इससे अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। ऐसे में मूंग की खेती न केवल किसान के लिए लाभकारी है बल्कि खेत की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने में भी सहायक है। और जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर एक बड़ी खुशखबरी आई है। मार्च महीने में जीएसटी कलेक्शन में 11% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वस्तु व सेवा कर जीएसटी संग्रह मार्च में सालाना आधार पर 11.5% बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है। अप्रैल 2023
से मार्च 2024 के वित्तीय वर्ष के लिए कुल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.7% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए औसत मासिक सकल संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। और जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी है। मार्च महीने में जीएसटी कलेक्शन में 11% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। घरेलू स्तर पर सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने एक बार फिर इसके आयात पर रोक लगा दी है। प्रतिबंध कल से लागू हो गया है। इससे पहले 2021 में सोलर मॉड्यूल के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स की मांग पर सरकार ने इसमें छूट दे दी थी, जिसके तहत डेवलपर्स 2023-24 के लिए मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स की अप्रूव्ड लिस्ट के बाहर से भी सोलर मॉड्यूल खरीद सकते थे। ये छूट 31 मार्च 2024 से पहले के प्रोजेक्ट को मिली थी। सरकार ने अपने पुराने आदेश को वापस लेते हुए सौर मॉड्यूल के आयात को फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का मानना है कि घरेलू क्षमताएं बढ़ रही हैं और उन्हें समर्थन देने की जरूरत है। कहते हैं कि मानवता की सेवा ही भगवान की सच्ची पूजा है। आपको दिखाते हैं साई रसोई समूह की महिलाओं की पहल। झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मिले पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन, इसके लिए महिलाओं ने बीड़ा उठाया है। कहा जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म है भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। मानवता के इसी धर्म को निभा रही हैं हरियाणा के कैथल की कुछ महिलाएं, जो शहर की झुग्गी झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर रही हैं। कैथल में इन महिलाओं ने अपनी रसोई को नाम दिया है साई रसोई। ये एक छोटी सी शुरुआत है। बाबा अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसे ही हम खिलाएं। सबको खाता हुआ देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो जीवन हमारा है किसी के काम आ रहा है, किसी को 2 रोटी हम खिला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए किस प्रकार साई समूह की श्रद्धालु महिलाएं अपने घरों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर झुग्गी झोपड़ियों में ले जा रही हैं और लोगों को सर्व कर रही हैं। इन महिलाओं का मानना है कि इस प्रकार जरूरतमंदों को अपने हाथों से बनाया गया स्वादिष्ट भोजन खिलाकर उन्हें मानसिक संतुष्टि की अनुभूति होती है। साईं जी हमेशा यही शिक्षा देते थे कि भूखों को ही अन्न खिलाना है। इसे बच्चे जो छोटे छोटे खा रहे हैं उनको देख के हमें आत्मा को शांति मिलती है। हमने आगे भी इसी प्रेरणा से ही हम आगे चलते रहेंगे और ऐसे ही रसोई को अपना अग्रसर लेके जाएंगे। साईं की रसोई के इस कदम की शहर में लोगों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। कहते हैं कि साईं बाबा अपनी कुटिया में अपने हाथों से भोजन बनाकर लोगों को खिलाते थे। इसी से प्रेरित महिला समूह की प्रभारी प्रिया ठकराल ने कई अन्य महिलाओं सुषमा, गीता, अंजलि, वंदना, सारिका और शालू के साथ मिलकर भोजन कराने का ये अभियान चलाया है। साई रसोई समूह की सभी सदस्य महिलाएं हर वीरवार दोपहर को अपने घरों से चावल, रोटी, राजमा, चने, मिक्स वेज, खीर, हलवा और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लेकर आती हैं और जरूरतमंद लोगों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह खाना परोसती हैं। अब साईं की रसोई की कोशिश है कि हर दिन लोगों तक भरपेट भोजन पहुंचाया जाए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को कोटा और अलीगंज मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं उदयपुर मंडी में नरमी रही, जबकि जम्बूसर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के जम्बूसर मंडी में 30 मार्च को मक्का का भाव रहा 1900 रुपए। 1 अप्रैल के इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1900 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 30 मार्च को यहां मक्का का भाव था 2200 रुपए। 1 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 2250 रुपए पर हुए।
जबकि राज्य के ही उदयपुर मंडी में 30 मार्च को सफेद मक्का का भाव था 2260 रुपए। 1 अप्रैल को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़ककर 2250 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के अलीगंज मंडी में 30 मार्च को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2075 रुपए। 1 अप्रैल को इसके सौदों में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो यहाँ सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गाजियाबाद मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 2250 रुपए। लखीमपुर मंडी में पीली मक्का 2080 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बहराइच मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 2275 रुपए पर हुए। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324.70 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380.85 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात प्याज के हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के सूरत मंडी में 30 मार्च को प्याज का भाव रहा 1425 रुपए। 1 अप्रैल को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई और भाव 1400 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य के ही राजकोट मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 मार्च को प्याज का भाव था 1350 रुपए। 1 अप्रैल को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 1375 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी में 30 मार्च को प्याज का भाव रहा 2700 रुपए। 1 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़ककर 2650 रुपए पर हुए। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र के पुणे मंडी में बीते शनिवार को प्याज का भाव रहा 1000 रुपए। सोमवार को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1000 रुपए पर बरकरार रहा। देश के दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो पंजाब के लुधियाना मंडी में 1 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 1400 रुपए। राजस्थान के जोधपुर मंडी में प्याज 1200 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1660 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में कमी देखने को मिली है। अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 25,23,962 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 26,82,990 टन का हुआ था। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए पंजाब के किसान खेतों में लगी फसलों की उचित देखभाल करें। बेर, नींबू, नाशपाती और आड़ू की फसल में हल्की सिंचाई करते रहें। साथ ही खेतों में लगी सब्जियों में भी जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। समय से बोई गई गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई करें ताकि असामान्य बढ़ते तापमान से फसल की क्षति न हो। पंजाब में अभी का समय भिंडी की सीधी बुवाई के लिए अनुकूल है। यहाँ के किसान करेला और लौकी की बुवाई कर लें। साथ ही पंजाब के किसान लोबिया, खरबूजा और ककड़ी की बुवाई भी कर सकते हैं। पंजाब के किसान मिर्च,
बैंगन और खीरे की रोपाई कर लें। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहाँ के किसान गेहूं की फसल में सिंचाई और उर्वरकों का इस्तेमाल मौसम पूर्वानुमान के अनुसार करें। यहाँ के किसान गेहूं की फसल की लगातार निगरानी करते रहें। अभी का मौसम गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग लगने की आशंका है। लक्षण दिखाई देने पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। हरियाणा के किसान टमाटर और बैंगन की तुड़ाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान अभी के समय मिर्च और भिंडी की तुड़ाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा में वर्तमान मौसम प्याज की बुआई के लिए अनुकूल है। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार के कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरी रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में JDS अध्यक्ष HD कुमारस्वामी के साथ बैठक की। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और JDS के बीच गठबंधन है, जिसमें भाजपा 25 सीटों पर, वहीं JDS 3 सीटों पर साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 112 उम्मीदवारों की सूची जारी की। सूची में भाजपा ने 8 महिला उम्मीदवारों को उतारा है। राज्य में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दक्षिण पश्चिम नागपुर में रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग जुटे। नितिन गडकरी नागपुर सीट से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को भी अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ईडी के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने यह खुलासा किया था कि शराब घोटाले का महत्वपूर्ण किरदार विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। कहा कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली बीजेपी की ओर से आतिशी के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि कोर्ट के आदेश के कारण आपके नेता जेल में हैं। आतिशी आरोप साबित वरना पुलिस आयुक्त से शिकायत करेंगे। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई है। उन्होंने भ्रामक विज्ञापन के लिए कोर्ट के आदेश के उल्लंघन के चलते अदालत से बिना शर्त माफी मांगी। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल के जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को CUG नंबर पर जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन करने वाले ने 14 सेकंड में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धमकाने वाले नंबर के आधार पर FIR दर्ज की गई है। माकपा नेता सुभाषनी अली ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर कहा है कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन राहुल गांधी भाजपा के गढ़ उत्तर प्रदेश के बजाय केरल से चुनाव लड़ रहे हैं।
बिहार की सारण सीट से आरजेडी प्रत्याशी और लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। उनका मुकाबला सारण सीट पर मौजूदा बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी से है। रोहिणी ने दावा किया है कि बिहार में इस बार सभी 40 सीट पर महागठबंधन की जीत होगी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। कोलकाता उत्तर सीट से टीएमसी उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय ने रोड शो किया। कोलकाता उत्तर सीट पर 7वें चरण में 1 जून को चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, वहीं 7 नक्सली घायल हो गए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने कई हथियार भी बरामद किए हैं, जिसमें इंसैस, LMG और AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी शामिल है। दिल्ली में राजपुरा रोड के पास एक प्रसिद्ध कचौरी की दुकान में तेज रफ्तार कार के घुस जाने से कई लोग जख्मी हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ लोग कचौरी की दुकान पर खड़े, उसी दौरान एक तेज रफ्तार कार लोगों को टक्कर मारते हुए दुकान के अंदर घुस जाती है। केरल के तिरुचिरापल्ली में त्रिची चेन्नई राजमार्ग पर बस और लॉरी के बीच हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई। वहीं इस हादसे में 10 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों के इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। राजस्थान के अजमेर में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। 4 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग से लाखों रुपए के नुकसान का आंकलन है। किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।